भारतीय सरजमी कई युद्धों की गवाह रही। एक से बढ़कर एक भीषण युद्ध, पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। इन युद्धों के परिणामों ने भारतीय इतिहास को कई सिलवटें भी दी। हालांकि वो युद्ध जब भारतीय इतिहास का पन्ना पलट गया, वो जमीन के बजाय पानी पर लड़ा गया। एक ऐसा युद्ध जो शुरू कारोबार के लिए हुआ, लेकिन फिर बदले की लड़ाई बन गया। एक पिता के लिए अपने बेटे की मौत का बदला, जिसके लिए उसने अपने राजा तक से बगावत कर डाली। एक ऐसा युद्ध जिसमें एक तरफ 5 सल्तनतें थी और दूसरी तरफ पुर्तगाल अकेला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीव के युद्ध की, द बैटल ऑफ दीव। ये युद्ध लड़ा गया था 3 फरवरी को, साल था 1509, जिसमें एक तरफ था पुर्तगाल और दूसरी तरफ ऑटोमन, वेनिस, मामलुक, गुजरात और कैलिकट की संयुक्त सेनाएं। क्यों लड़ा गया था ये युद्ध? युद्ध के परिणाम क्या हुए थे और क्यों इस युद्ध को इतिहास के 6 सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में गिना जाता है? ये कहानी शुरू होती है वास्को डी गामा के भारत आगमन से। वास्को डी गामा की यात्रा पुर्तगाल को एक बहुत बड़ा फायदा करा गई। उन्हें भारत से व्यापार का एक सीधा रास्ता मिल गया। भारत से उन्हें आखिर क्या चाहिए था? मसाले। 10वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक भारत से यूरोप तक मसाले पहुंचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, फारस की खाड़ी और लाल सागर से होते हुए यमन तक, वहां से मिस्र और आगे यूरोप तक। इस पूरे रास्ते पर इस्लामिक शासकों का कंट्रोल था और उन्हें इस व्यापार में खूब मुनाफा भी होता था। उदाहरण के लिए कैलिकट से मसाले खरीदे जाते थे 4.64 डकेट में। डकेट यानी सोने के सिक्के जो तब पूरे यूरोप में मुद्रा के रूप में यूज किए जाते थे। इनकी शुरुआत इटली में एक राज्य वेनिस से हुई थी। वेनिस तब अपने आप में एक शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था और उनका मसालों के इस व्यापार में एक बहुत बड़ा हिस्सा भी था। 4.64 डकेट में खरीदे गए मसाले मिस्र से लेकर 25 डकेट में बेचे जाते थे। वेनिस जाते जाते इनकी कीमत हो जाती थी 56 डकेट और जब तक ये पुर्तगाल पहुंचते थे उन्हें 80 डकेट में खरीदा जाता था। यानी भारत से पुर्तगाल पहुंचते पहुंचते मसालों की कीमत 20 गुना हो जाती थी। ये सौदा पुर्तगाल को काफी महंगा पड़ता था। इसलिए 1498 में जब वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया तो पुर्तगाल को व्यापार का सीधा रास्ता मिल गया। साल 1500 में पुर्तगाल ने अपना एक जहाजी बेड़ा भारत भेजा ताकि यहाँ कैलिकट के ज़ैमोरिन से व्यापार संधि की जा सके। लेकिन इस संधि से पहले से चलते आ रहे व्यापार को खतरा हो सकता था, इसलिए ज़ैमोरिन ने संधि से इनकार कर दिया। साथ ही पुर्तगाली बेड़े पर हमला करके उसे तहस नहस भी कर दिया। इसके बाद पुर्तगालियों ने ज़ैमोरिन के दुश्मन कोचीन से हाथ मिलाया और इस तरह कोचीन में पुर्तगाल की पहली फैक्ट्री तैयार हुई। पुर्तगाल ने कम दामों में मसालों को यूरोप भेजना स्टार्ट किया, जिससे दक्षिण भारत में व्यापार की नई लड़ाई स्टार्ट हो गई। अब तक इस ट्रेड में गुजरात के सुल्तान ज़ैमोरिन और जैसा कि पहले बताया गया था वेनिस राज्य का एक अधिकार था। अब पुर्तगाली इसमें सेंध लगाने लगे। ये देखकर गुजरात, कैलिकट और वेनिस ने मिस्र से मदद मांगी, क्योंकि मिस्र ही इस व्यापार का मुख्य केंद्र हुआ करता था। मिस्र पर तब मामलुक सुल्तान अल अशरफ कंसूह अल गौरी का शासन था। उसके लिए भारत से मसालों का व्यापार ही उसकी आय का प्रमुख स्रोत हुआ करता था। इसलिए जैसे ही उन्हें ये खबर लगी, उनके कानों में घंटियां बजने लगी। मामलुक काफी ताकतवर राजवंश था। उनकी घुड़सवार सेना तब दुनिया में सबसे ताकतवर भी मानी जाती थी, लेकिन पानी पर वो काफी कमजोर थे। इसलिए जब भी उनके जहाज भारत से लाल सागर की तरफ मसाला लेकर जाते, पुर्तगाली उन पर हमला कर देते थे और इस चक्कर में ज़ैमोरिन समेत तमाम साझेदारों को काफी नुकसान भी होने लगा। अंत में साल 1505 में पुर्तगालियों से निपटने के लिए मामलुक सुल्तान ने अपना एक जंगी बेड़ा भारत की ओर रवाना किया
इस काम में उन्हें वेनिस से भी मदद मिली। 15 सितंबर 1505 को ये जंगी बेड़ा भारत के लिए रवाना हुआ और इस बेड़े में मामलुक, तुर्की, वेनिशियाई और ग्रीक योद्धाओं को कुल मिलाकर 1100 सैनिक थे और इस बेड़े को कमांड कर रहे थे एडमायरल हुसैन अल कुर्दी। ये बेड़ा 2 साल के लंबे इंतजार के बाद 1507 में भारत पहुंचा। यहाँ आकर हुसैन अल कुर्दी ने गुजरात के मुजफ्फरीद सुल्तान महमूद बेगड़ा से मुलाकात की। उन्होंने अल कुर्दी को दीप भेज दिया। द्वीप के गवर्नर का नाम था मलिक अयाज। मलिक अयाज एक गुलाम हुआ करता था जिसने तरक्की करते हुए द्वीप के गवर्नर का पद हासिल किया और इसे व्यापार का एक बहुत बड़ा बंदरगाह बना दिया। अल कुर्दी ने मलिक अयाज से मुलाकात करके उसे पुर्तगालियों के साथ युद्ध में शामिल होने के लिए मनाया। हालांकि मलिक अयाज पुर्तगालियों से बेवजह पंगा नहीं लेना चाहता था, लेकिन द्वीप तब गुजरात सल्तनत के ही अधीन था, इसलिए उसे आधे अधूरे मन से हुसैन अल कुर्दी की बात माननी पड़ी। मार्च 1508 में गुजरात और मामलुक जंगी बेड़े ने मिलकर पुर्तगालियों पर हमला बोल दिया। महाराष्ट्र में चौल के तट के पास ये लड़ाई हुई, जिसमें मामलुक बेड़े ने पुर्तगाल से एक बड़े जहाज को डुबो दिया, लेकिन साथ ही उन्हें भी काफी नुकसान हुआ और उन्हें वापस द्वीप की ओर लौटना पड़ा। इस युद्ध में पुर्तगाल को कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन फिर एक शख्स की मौत ने इस लड़ाई को व्यापारिक लड़ाई से व्यक्तिगत लड़ाई में बदल दिया। चौल के उस युद्ध में जिस शख्स की मौत हुई उसका नाम था लॉरेंको डी एल्मोडा। कौन था ये? लॉरेंको डी एल्मोडा भारत में पुर्तगाल के वाइसरॉय डॉन फ्रांसिस्को डी एल्मोडा का बेटा था। वाइसरॉय अपने बेटे की मौत से बौखला गया। उसने बदले की प्रतिज्ञा लेते हुए यह ऐलान किया, जिसने मुर्गी के चूजे को खाया उसे मुर्गी को भी खाना होगा या फिर उसका दाम चुकाना होगा। व्यापार पर कब्जे के लिए शुरू हुई लड़ाई अब बदले की लड़ाई में बदल चुकी थी और इस बीच पुर्तगाल ने फ्रांसिस्को डी एल्मोडा को वापस बुलाने की भी कोशिश की और अपना नया वायसरॉय भारत भेजा, लेकिन फ्रांसिस्को ने अपना पद छोड़ने से इनकार कर दिया। वो किसी भी हालत में अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता था। कैसे लिया गया ये बदला, अब ये देखते हैं। 9 सितंबर की बात है 1508 में फ्रांसिस्को ने एक जंगी बेड़ा तैयार करके द्वीप की ओर रवाना किया। द्वीप पहुंचने से पहले उन्होंने कोकर में दाभोल बंदरगाह पर भी हमला कर दिया। दाभोल जो बीजापुर सुल्तान के कंट्रोल में हुआ करता था। इसके बावजूद कोई परवाह न करते हुए फ्रांसिस्को ने इस बंदरगाह को नस्तो ताबूत कर डाला। ये हमला इतना भीषण था कि बंदरगाह के लोग ही नहीं, सारे कुत्ते भी मार डाले। इसके बाद फ्रांसिस्को ने चील और महीन के बंदरगाह पर भी हमला किया। यहाँ भी वो ही हश्र हुआ जैसा दाभोल का हुआ। जब इस मारकाट की खबर द्वीप के गवर्नर मलिक अयाज तक पहुँची, उसने फ्रांसिस्को का गुस्सा शांत करने के लिए उससे एक माफी पत्र भी लिखा। इसके जवाब में फ्रांसिस्को ने लिखा, मैं वायसराय तुम्ही यानी मलिक अयाज को यह वादा करता हूँ कि अपने लड़ाकों के साथ तुम्हारे शहर में घुसूंगा और जिन लोगों ने मेरे बेटे की हत्या की और जिन्होंने इस काम में मदद की, उन सभी से इस मौत का बदला भी लूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो तुम्हें और तुम्हारे शहर को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। मलिक अयाज के लिए बड़ी पेशोपेश की स्थिति थी। अगर वो हुसैन अल कुर्दी का साथ देता तो पुर्तगाली उसे ना छोड़ते और अगर वो हुसैन का साथ ना देता तो उसे गुजरात के सुल्तान के गुस्से का सामना करना पड़ता। यही हालत हुसैन अल कुर्दी की भी थी। वो खाली हाथ मिस्र नहीं लौट सकता था। अंत में मिलकर दोनों ने फैसला किया कि वे पुर्तगाली हमले का सामना करेंगे। दोनों ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। जंगी बेड़े को मजबूती देने के लिए कैलकट के करीब 150 जंगी जहाज मंगवाए। 2 फरवरी 1509 को पुर्तगाली बेड़ा द्वीप पहुंचा। द्वीप की तरफ से कमांड संभाल रखी थी मामलुक एडमायरल हुसैन अल कुर्दी ने। मैप में अगर देखेंगे तो द्वीप और मुख्य भूभाग के बीच एक वाटर चैनल दिखेगा।
कुर्दी को लगा अगर वो अपने जहाजों को इस चैनल में डिफेंसिव फॉर्मेशन में तैनात कर दे तो पुर्तगालियों का बेहतर सामना कर पाएगा। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। सुबह 11 बजे लड़ाई स्टार्ट हुई। पुर्तगाली बेड़े की तरफ से कुर्दी के जहाजों पर गोले दागे गए। हुसैन अल कुर्दी के मुख्य जहाज को काफी नुकसान पहुंचा। जैसा कि पहले बताया कि कुर्दी ने अपने छोटे जहाजों को द्वीप और मेनलैंड के बीच चैनल में तैनात रखा था ताकि वक्त आने पर वो पुर्तगालियों पर पीछे से हमला कर सके। लेकिन पुर्तगालियों ने इस रणनीति को भांपते हुए चैनल का मुहाना ही बंद कर दिया, जिसके चलते अब ये जहाज पुर्तगाली आर्टिलरी की एकदम सीध में आ गए। दिन के अंत तक मामलुक जंगी बेड़ा पूरी तरह से तबाह हो गया। हुसैन अल कुर्दी ने जान बचाने के लिए भागने में ही भलाई समझी। उनके जो सैनिक पकड़े गए उन्हें फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने बहुत बेरहमी से मार डाला। कई जिंदा जला दिए गए, वहीं कई को तो तोप के मुहाने पर लगाकर उड़ा दिया। दीव की जीत के बाद फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने नए वायसराय को जिम्मेदारी सौंप दी और खुद पुर्तगाल की ओर लौट गया। हालांकि वहां पहुंचने से पहले ही उसकी भी हत्या हो गई। जाते जाते फ्रांसिस्को ने पुर्तगाल के राजा को एक खत लिखते हुए चेतावनी दी, जब तक तुम समुद्र में ताकतवर हो भारत तुम्हारा है, लेकिन अगर ये ताकत कमजोर हुई तो जमीन पर मजबूत से मजबूत किला भी तुम्हें नहीं बचा सकता। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की ये बात भविष्यवाणी साबित हुई। पुर्तगालियों ने अगली एक सदी तक भारत के तट पर व्यापार पर कंट्रोल बनाया और भारत पर यूरोपीय शासन की शुरुआत हो गई। हालांकि द्वीप का युद्ध भारत की यूरोपीय शासन की नींव रखने के लिए निर्णायक साबित हुआ। इसलिए विलियम बेयर ने अपनी बुक 50 बैटल्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड में इस लड़ाई को छठे स्थान पर रखा। और बेयर लिखते हैं कि 15वीं सदी तक ऐसा लग रहा था कि इस्लामिक ताकतें दुनिया पर अपना वर्चस्व जमा लेंगी, लेकिन नई की इस हार ने इस संभावना को खत्म कर दिया। दीव की हार के कुछ सालों के बाद मामलुक वंश भी खत्म हो गया। 1517 में ऑटोमन साम्राज्य के साथ युद्ध में हार के साथ ही उनके साम्राज्य का भी अंत हो गया। इसके बाद ऑटोमन साम्राज्य और पुर्तगालियों के बीच लड़ाई का एक नया दौर शुरू हुआ। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये इंटरेस्टिंग से स्टोरी इस वॉर की? अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा ऐसी स्टोरीज और इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए